गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार दौड़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 33 देखेंगे, यानी कि 33 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आज का हमारा पहला सवाल है, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है वह 10 डिग्री चैनल अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो यह हो जाएगा इसका आंसर बी, यानी कि बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल। कश्मीर घाटी बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो वह करती है नर्मदा, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। प्रायद्वीपीय नदियां मुहाने पर ज्वारनद मुख का छोटा डेल्टा निर्माण करती है, छोटे सा डेल्टा निर्माण करती है, जैसे नर्मदा एवं ताप्ती। हिमालय की नदियां मुहाने पर बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? तो ये जो है इंद्रावती वह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा प्राणहिता, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, परबदा, मानेर, पूर्णा गोदावरी की अन्य सहायक नदियां हैं। अगला सवाल है हमारा, पंपा सरोवर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पंपा सरोवर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में। पंपा सरोवर के अलावा बेलांदूर झील भी कर्नाटक में स्थित है। आज का छठा सवाल है हमारा, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गोदावरी नदी पर। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर स्थापित की गई है। यह तेलंगाना के निजामाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में टीन का उत्पादन अधिकांश किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि छत्तीसगढ़ में। भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में होता है। आज का 8वां सवाल है हमारा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अहमदाबाद को। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र होने के कारण अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसे पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। मैनचेस्टर यानी कि ग्रेट ब्रिटेन एवं बोस्टन यूएस विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। जो मैनचेस्टर है वह ग्रेट ब्रिटेन में और बोस्टन यूएस में सूती वस्त्र के उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 भारतीय राज्यों का जो सीमा है वह भूटान से लगती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो उन्होंने प्राकृत भाषा में दिया था। आज का 11वां सवाल है हमारा, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो वह किया था उन्होंने विदिशा, यानी कि आंसर हो जाएगा बी, विदिशा में की थी। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेदी वंश का संस्थापक कौन था? चेदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि महामेघवाहन था। कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। खारवेल इस वंश का महानतम शासक था। वसुदेव कण्व वंश का एवं सिमुक जो है वह सातवाहन वंश का संस्थापक था। वसुदेव कण्व वंश और सिमुक जो है यह सातवाहन वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हून आक्रमण किसके समय में हुआ था? आज का 14वां क्वेश्चन है हमारा, प्रथम हून आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो यह हुआ था स्कंदगुप्त के समय में। आंसर सी हो जाएगा। भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के समय में प्रथम हून आक्रमण हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख जो है उससे यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूनों के आक्रमण को विफल कर दिया था। अगला सवाल है, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो यह किया था 1025 ईस्वी। महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। उस समय भीमदेव काठियावाड़ का शासक था। वह बिना युद्ध किए ही भाग गया। गजनबी के द्वारा मंदिर को नष्ट कर दिया गया एवं लूटा गया था। अगला सवाल है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का या 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद एवं दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। उसी ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का भी निर्माण प्रारंभ करवाया था। अगला सवाल है, इब्ने बतूता किसके काल में भारत आया था? इब्ने बतूता किसके काल में भारत आया था? तो वह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 ईस्वी में भारत आया। वह मोरक्को का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इब्ने बतूता ने रेहला नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1555 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध मुगलों एवं सिकंदर सूर के बीच 1555 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में मुगलों का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। सरहिंद के युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं ने दिल्ली, आगरा इत्यादि क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। आज का 19वां क्वेश्चन है हमारा, पंचतंत्र का अनवर सुहैली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? पंचतंत्र का अनवर सुहैली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो वह हुसैन इब्न अली वैज थे।
जिन्होंने पंचतंत्र का अनवर सुहैली नाम से फारसी में अनुवाद किया था। अनवर सुहैली पौराणिक संस्कृत नीति कथा पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। इसका अनुवाद हुसैन इब्न अली वैज अल काशिफ ने किया था। बदायूनी ने रामायण का एवं इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था। बदायूनी जो था वह रामायण का और इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निज़ाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निज़ाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो वह की गई थी चिनकिलिस खान को। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के द्वारा चिनकिलिस खान को निज़ाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। मोहम्मद शाह ने 1722 में उसे दक्कन की सूबेदारी सौंपी थी। 1724 में उसने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। आज का 21वां क्वेश्चन है हमारा, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो यह की गई थी 1793 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में लागू की गई थी। आज का 22वां क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। सार्वजनिक समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा 1871 में की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे को उनकी मेधा शक्ति के कारण महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। उन्हें पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? तो यह हुआ था अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 1769 ईस्वी तक चला था, उसके बाद 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को अंग्रेजों एवं हैदर अली के बीच यह समझौता हुई थी, यानी संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो यह महात्मा गांधी थे। नवजीवन समाचार पत्र के संपादक या संस्थापक महात्मा गांधी थे। यह हिंदी और गुजराती में प्रकाशित होता था। 26वां क्वेश्चन है हमारा, कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा है? कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी विशेष आहरण अधिकार, यानी कि SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स को कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल है? केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि निवेश। आज का 28वां क्वेश्चन है हमारा, राजकोषीय घाटा है? राजकोषीय घाटा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बजटेरी घाटा प्लस उधार एवं अन्य देयताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है? जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? क्वेश्चन को और ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए और इसका आंसर कीजिए।
29 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2 और 3, यानी निर्यात सस्ता हो जाता है, आयात महंगा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपयों का अवमूल्यन किया गया है? आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपयों का अवमूल्यन किया गया है? अवमूल्यन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3 बार। स्वतंत्रता के बाद अब तक 3 बार भारतीय रुपयों का अवमूल्यन किया गया है। एक बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में और तीसरी बार 1991 में, स्वतंत्रता के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं। इनमें से क्या विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 ये सभी। विशेष आहरण अधिकार, IMF के पास रिजर्व कोष, स्वर्ण भंडार एवं विदेशी परिसंपत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी। प्रक्रिया नियत समिति के, संचालन समिति के एवं वित्त एवं कर्मचारी समिति के भी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की प्रक्रिया नियत समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति एवं राष्ट्रध्वज संबंधित तथ्यार्थ समिति के भी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2 और 3, दोहरी कार्यपालिका एवं विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध। आज का 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। मूल अधिकार असीमित नहीं है, राज्य उन पर युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है। ये जो हैं अस्थायी नहीं है, संसद इनमें कटौती कर सकती है। ये वाद योग्य होते हैं। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति अदालत जा सकता है। आज का 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 32 से। डॉक्टर BR अम्बेडकर का उपरोक्त कथन अनुच्छेद 32 से संबंधित है, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का बिहार का प्रैक्टिस सेट नंबर 33 समाप्त होता है। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, ये कोर्सेज अच्छे लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।